सम्राट, आपका मूल्यवान हीरा चुराने का अपराध इन्होंने नहीं, मैंने किया है। तुमने जो किया अब उसका फल भुगतो। भद्रसाल! बिल्कुल वही, बिल्कुल वही कर रहे हैं आप सम्राट जो सेल्यूकस चाहता है। अच्छा, हीरा तुमने चुराया, इससे सेल्यूकस का क्या संबंध? मुझे क्षमा करें सम्राट, किंतु उस हीरे को चुराने के लिए मुझे सेल्यूकस ने ही कहा था। उसने मुझे वचन दिया था कि उस हीरे को चुराने के बदले वो मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देगा। किंतु सम्राट, मैंने वो हीरा उन स्वर्ण मुद्राओं के लिए नहीं चुराया था। हीरे को चुराने के पीछे मेरे 2 उद्देश्य थे। पहला, हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमियों की जानकारी अर्जित करना, और दूसरा, आपको सेल्यूकस का सच्चा रंग दिखाना। सम्राट, वो भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया है। यदि मैं नहीं तो वो आपके किसी निकटवर्ती को लोभ देकर अपने साथ मिला लेता सम्राट। उस दिन जब मैंने राजकुमारी दुर्धरा को उन धूर्तों से बचाया था तो उनमें से कुछ लोग मुझे सेल्यूकस के पास ले गए थे, जहां न जाने क्यों उसे मुझ पर विश्वास हो गया था कि मैं राज परिवार के समीप हूं। उसी का लाभ उठाते हुए वो अपना स्वार्थ साध लेना चाहता था सम्राट। सम्राट, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आज वो आपके हीरे तक पहुंचा है, कल वो आपकी गर्दन तक पहुंच जाएगा। आपको उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है सम्राट। तो इसकी जानकारी तुमने सम्राट या किसी अन्य को क्यों नहीं दी? उत्तर दो मुझे। मेरा विश्वास ही कौन करता भला? सम्राट, मेरी जानकारी कोई साधारण जानकारी नहीं थी। ये शब्द तीर बनकर सेल्यूकस जैसे शक्तिशाली सम्राट के विरुद्ध जाते। मैंने तो सोचा ही था कि जैसे ही सेल्यूकस अपने कक्ष की ओर जाएंगे मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा, और फिर ये सब हो गया। सम्राट, मैं ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं करना चाहता था। मृत्यु तो तुम्हें अवश्य मिलेगी दास। स्थान और समय मैं निश्चित करूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मत भूलो मैं तुम्हारे मुल्क का मेहमान हूं। फिलिप, निकनोर! बुरा लगता है ना जब कोई आपकी कमजोरी का प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सबसे करीबी लोगों के सामने प्रस्तुत करे, किंतु ऐसा करने के लिए विवश आप ही ने मुझे किया मित्र सेल्यूकस। आज सुबह आपने मुझसे कहा कि मेरी सैन्य व्यवस्था सशक्त नहीं है, और उदाहरण स्वरूप आपने मुझे मेरा ही हीरा उपहार में दिया। तो मैंने भी सोचा कि इसका उत्तर मैं किस प्रकार दूं। कैसा लगा मेरा उत्तर? देखो,
दोष और कमियां तो तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था में भी है। तुम तो केवल मेरे बहुमूल्य हीरे तक पहुंचे, किंतु मैं तो तुम्हारी गर्दन तक पहुंच गया। और भला मैं तुम्हें अपने राज्य में छावनी लगाने की अनुमति कैसे दूं मित्र? तनिक विचार करो। तुम सुरक्षित हो क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं, किंतु आज यहां जो कुछ हुआ वैसा ही प्रहार दुश्मन तुम्हारी फौज की छावनी में भी तो कर सकता है। चाहते क्या हो तुम? मैं केवल इतना चाहता हूं कि हमारी राजनीतिक संधि और मित्रता में किसी प्रकार का द्वेष ना आए। इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। एक अवसर, एक द्वंद्व के रूप में। तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा और मेरे सर्वश्रेष्ठ योद्धा के मध्य कल सुबह एक द्वंद्व होगा, और यदि तुम्हारा योद्धा जीता तो तुम निसंकोच मगध में अपनी छावनी लगा सकते हो, और यदि मेरा योद्धा जीता तो समस्त मगध के समक्ष तुम्हें ही स्वीकार करना होगा कि मगध सम्राट धनानंद को किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। तुम बखूबी जानते हो धनानंद, मेरे पास दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक पहलवान है डेसमंड। फारस से लेके भारत तक उसकी लड़ाई के किस्से हैं। आज तक वो एक भी लड़ाई नहीं हारा। तो कौन है तुम्हारा पहलवान? ये इन दोनों के मध्य हीरे की बात हुई तो कहीं मेरा सत्य सामने ना आ जाए। ये नन्हा सा, नाजुक सा चूजा, ये लड़ेगा डेसमंड से। ठीक है शाह, जैसा चाहो, हमें ये शर्त मंजूर है। इतना जोर से हंसोगे तो कदाचित सांस गर्दन में अटक कर तुम्हारे प्राण ना ले ले। कल रंग भूमि में मिलेंगे। कल के पश्चात अब वो कभी कोई उगता सूर्य नहीं देख पाएगा आचार्य। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई और विकल्प ढूंढना आरंभ कर दें। सफलता का कोई विकल्प नहीं होता भैरव, चंद्रगुप्त का भी नहीं। तो आचार्य आप इस समय जा कहाँ रहे? शिष्य भले ही हठ में आकर गुरु का साथ छोड़ दे, परंतु गुरु कभी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ता। विशेषकर प्रश्न जब अखंड भारत के भावी सम्राट के प्राणों का हो तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं रंगभूमि जा रहा हूं। क्या? नहीं आचार्य, वहां जाना घातक हो सकता है। संकट की धारा से निकलकर सफलता का सूर्य उदय होता है। ये नन्हा सा, नाजुक सा चूजा, ये लड़ेगा डेसमंड से। मूर्ख हो तुम। माई, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे बचाने के लिए तुमने अपना जीवन दांव पर क्यों लगाया? बताओ मुझे। आपकी क्यों से पहले एक क्यों मेरे पास भी है माई।
आपको तो आरंभ से ही ज्ञात था ना कि उस हीरे की चोरी मैंने ही की है। फिर भी चुपचाप यह आरोप आपने अपने सर क्यों ले लिया? क्यों दंड भुगतती रही और मुझसे एक शब्द तक भी नहीं निकाला? क्यों? कदाचित मेरी भांति आप भी नहीं जानती है ना माई कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ये सब क्यों और कैसे कर लेते हैं। है ना माई? मेरे विचार से हमारा ये संबंध केवल एक दास और दासी का नहीं, बल्कि इससे अधिक, इससे गहरा है। मैं अनुभव कर सकता हूँ माई कि वो आप ही है जो मुझे शांति दे सकती है। वो आप ही है जो मेरे वर्षों की खोज को विराम दे सकती है। वो आप ही है माई जो मुझे मेरे माँ के विषय में बता सकती है। आप तो जानती है ना कि वो पिपली वन की थी। जानती है ना माई? मैं केवल इतना जानती हूँ, कल तुम जिस द्वंद में भाग लेने वाले हो, वो लड़ाई अत्यंत भयानक है। और वो केवल द्वंद नहीं, हीरा चुराने का दंड है जो धनानंद तुम्हें देना चाहता है। चंद्र, मेरी मानो तो तुम ना सम्राट से क्षमा याचना करके ये द्वंद रद्द करवा दो। हाँ। मुझे आपकी सीख नहीं, उत्तर चाहिए। मेरी माँ के विषय में प्रश्नों का उत्तर क्या आप दे पाएंगे मुझे? ठीक है, अब आज के बाद मैं आपसे इस विषय में कभी कुछ नहीं पूछूंगा। चंद्र, अगर तुमने द्वंद करने की ठान ली है तो कम से कम मुझे तुम्हें आशीर्वाद तो देने दो। जो मुझे चाहिए वो आप देंगी नहीं, इसलिए जो आप दे रही हैं वो मैं लूंगा नहीं। अब यहां से जाइए, इससे पहले कि कोई आपको मेरे साथ देख ले। क्षमा करे महामहिम, परंतु द्वंद के लिए जिस योद्धा को आपने चुना है उससे मैं अचंभित हूं। कहीं ऐसा न हो महामहिम कि द्वंद के पश्चात वर्षों तक हम उपहास के पात्र बन के रह जाएं। देखिए महामाते, मैं अभी इस तिलचट्टे को उस जल से भरे कुंभ में डालता हूं। परंतु वो प्रशिक्षित नहीं है महामहिम। मेरी दृष्टि में वो चंद्रगुप्त योद्धा ही नहीं है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसे तलवार पकड़ना भी नहीं आता। और कल संपूर्ण संसार की दृष्टि हम पर होगी, पाटलिपुत्र पर होगी। उसमें यदि चंद्रगुप्त हार गया, इससे ना ही केवल सेल्यूकस की मंशा पूर्ण होगी, उसके साथ साथ मगध के माथे पर पराजय के कलंक का टीका लग जाएगा। हम आते हैं, ये तिलचट्टा अब भी हिल रहा है, अर्थात
अब भी प्राण शेष है इसमें, जबकि मैंने उसे जल से भरे कुंभ में डाल दिया। समझने का प्रयास कीजिए मामई, ये खेल खेलने का समय नहीं है। ना 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 ना, यही तो खेल खेलने का समय है महामात्य। जीवन और मृत्यु का खेल, सर्वशक्तिशाली की जीत का खेल। देखिए महामात्य, ये तिलचट्टा चंद्रगुप्त है, इसीलिए मैंने उसे चुना है। पिछले कुछ समय से वो कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर आया है, सकुशल विजयी होकर। उसमें एक विचित्र सी अग्नि देखी है मैंने। वो कठिन से कठिन परिस्थिति संकटों को जलाकर स्वयं उस अग्नि में जलकर कुंदन की भांति और निखरकर बाहर निकलता है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है महामात्य कि वो इस बाधा को भी अवश्य पार कर लेगा। ऐसे ठीक इस तिलचट्टे की भांति। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाया तो मरने दीजिए उसे, इस सोच के साथ कि वो अजय। नहीं मामई, उस ताश की मृत्यु का अर्थ है सेल्यूकस की विजय। मगध में जीत केवल मगधपति धनानंद की होती है महामात्य। परिणाम या परिस्थिति हमारे पक्ष में हो या हमारे विरुद्ध हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। कल द्वंद का परिणाम चाहे जो भी हो, सेल्यूकस अपने फौज की छावनी मगध में कभी नहीं लगा पाएगा। दादो, अरे कोई है? क्या हुआ? अरे इस कवच को देखो, ये फटा हुआ है। इसमें मैं द्वंद कैसे लड़ पाऊंगा? मुझे कोई दूसरा कवच दे दो। पांडु जी कवच के प्रबंधक हैं और उन्होंने कहा है कि इस समय उनके पास आपके नाप का केवल यही कवच है। तनिक इसे पहनकर देखो। शस्त्रागार में धरती पे व्यर्थ पड़ा हुआ था, कदाचित तुम्हारे काम आ जाए। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें कहीं देखा है। एकदम सही प्रतीत होता है। और अब तुम मुझे रंगभूमि में भी देखोगे। मुझ पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। खुली शिखा वाले ब्राह्मण, तुम यहाँ पे भी? व्यर्थ में क्रोधित होकर अपना समय नष्ट मत करो चंद्रगुप्त। मेरी सहायता के बिना तुम वहां अधिक देर टिक नहीं पाओगे। तुम्हारी सहायता लेने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूं। यदि मृत्यु को प्राप्त करने को सज्ज हो ही गए हो तो मेरी ये सीख भली भांति स्मरण रखना। बुद्धि सदा
बाहुबल पर भारी पड़ती है। रंगभूमि में निरंतर मुझे खोजते रहना और मेरे संकेतों को भली भांति समझने का प्रयत्न करना। नेतृत्व केवल एक ही श्रेष्ठ है। अपने शरीर को देखो, 2 आंखें, 2 हाथ, 32 दांत, 20 अंगूठे अंगुलियां, सैकड़ों तंत्र, परंतु मस्तिष्क केवल एक। और इसी एक मस्तिष्क के निर्देशों पर शरीर के सभी अंग सुचारू एवं संतुलित रूप से कार्य करते हैं। परंतु यदि मस्तिष्क एक से अधिक हो तो शरीर या तो विकृत हो जाता है या फिर रोगी। इसलिए आंख, नाक, हाथ, कान, पांव की भांति सहायक एवं सुझाव देने वाले कई रखें, परंतु नेतृत्व एवं निर्णय लेने का अधिकार यदि केवल एक व्यक्ति के हाथ में हो तो तंत्र संतुलित रहता है और ध्येय की प्राप्ति होती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।